हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपका आने वाला है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है, आंसर राइटिंग का पैटर्न क्या रहेगा, उसका आंसर कैसे लिखना है, आज की क्लास में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट बुक रिटेन बाय गुटनबर्ग। ये गुटनबर्ग कौन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग प्रेस को बनाया था। ये गुटनबर्ग वही थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस को बनाया था। ठीक है। और इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था बाइबल। इसकी स्टार्टिंग स्टेज में 180 कॉपी इन्होंने पब्लिश की थी। और टाइम कितना लग गया था, 3 इयर्स करने में। ठीक है, क्योंकि उस टाइम काफी ज्यादा हार्ड था प्रिंट करना। तो फर्स्ट बुक बाइबल था, 180 कॉपी, 3 इयर्स। गुटनबर्ग जो कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया। सबसे पहले यूरोप में फुलराइज हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में ये फुलराइज हो गया। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर आपका। सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हु ब्रॉट द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया। प्रिंटिंग प्रेस पहली बार इंडिया में कौन लाया, पोर्टुगीज मिशनरीज। पोर्टुगीज मिशनरीज जो है प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले इंडिया में लाए। कब लाए, तो मिड मिड 16 सेंचुरी, 15 सेंचुरी की स्टार्टिंग में भी, लेकिन 16 सेंचुरी में ये लाए। ठीक है, कहाँ पे लाए, तो गोवा में लाए। 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, पोर्टुगीज मिशनरीज लाए थे। पोर्टुगीज मिशनरीज जो कैथोलिक चर्च या चर्च से रिलेटेड चीजों को ज्यादा में ज्यादा इन्वॉल्व थे। इन्होंने ही फर्स्ट टाइम गोवा में पोर्टुगीज मिशनरी ने प्रिंटिंग प्रेस लाया। ठीक है। हु डेवलप, क्वेश्चन बोल रहा है, हु डेवलप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। अभी हम लोग चर्चा किए थे जॉन गुटनबर्ग जो जर्मनी वाले थे, और कब, तो 1448 में किए थे। प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद जो मैन्युस्क्रिप्ट जैसी चीजों पे लिखी जाती थी सॉफ्ट पेजेस पे, उससे ज्यादा आसान हो गया। बुक मल्टीपल कॉपीज उसके पब्लिश होने लगे, जिससे उसके प्राइस कम हो गए, और बहुत सारे जो ऑडियंस थी उसके लिए वाइडर अवेलेबल हो गया बुक, और लिटरेसी रेट इंक्रीज कर गया, जैसा कि हम लोग इस चैप्टर के वीडियो में भी पढ़े थे। अब याद देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क में पूछेगा आपके, हु वाज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर कौन थे। उससे पहले हम लोग एक चीज जानेंगे कि वर्ल्ड में सबसे पहले रिलीजियस रिफॉर्मर किसको कहा गया। वो रिफॉर्मर थे मार्टिन लूथर किंग। ठीक है। और अभी प्रोटेस्टेंट्स, ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, तो उसी का कैथोलिक जो क्रिश्चियनिटी है उसका दूसरा पार्ट है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स। वाज द 16th सेंचुरी मूवमेंट टू रिफॉर्म कैथोलिक चर्च डोमिनेटेड बाय रोम। देखिए रिफॉर्म कहाँ स्टार्ट हुआ, तो चर्च किसको डोमिनेट करता था, कैथोलिक चर्च था, क्रिश्चियनिटी का जो दूसरा पार्ट, बाय रोम। रोम जिसको कहा जाता है कि पूरी क्रिश्चियनिटी का हेड है वहां पर। वेटिकन सिटी रोम से ज्यादा दूर नहीं, दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है, उसका कैपिटल भी है, और वहीं पर पूरी क्रिश्चियनिटी का हेड पोप रहता है। तो उसी के अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन कर दिया। कौन वो क्वेश्चन करने वाले थे, मार्टिन लूथर किंग वाज वन ऑफ द मेन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर। मार्टिन लूथर किंग जो थे मेन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर थे, जिन्होंने कैथोलिक चर्च और उसकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। ही रोट 95 थीसिस। क्वेश्चन पूछ सकता है कितने थीसिस इन्होंने लिखा, 95 थीसिस लिखे। ठीक है। क्रिटिसाइजिंग मेनी प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। बहुत सारे जो प्रैक्टिसेस थे, रिचुअल्स थे रोमन कैथोलिक चर्च के, उसको इन्होंने क्या किया, उस पे अगेंस्ट इन्होंने क्वेश्चंस किया। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस इंडिया में ब्राह्मणों की थी, वो कंडीशंस वहां पे पूरी क्रिश्चियनिटी वाले कंट्रीज में चर्च से रिलेटेड लोगों की थी। तो उनके अगेंस्ट, उनकी ऑथोरिटीज के अगेंस्ट में क्वेश्चन मार्क करना स्टार्ट किए मार्टिन लूथर किंग। सेवरल ट्रेडिशन ऑफ एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी डेवलप आउट ऑफ द मूवमेंट। इस मूवमेंट के बाद एंटी क्रिश्चियनिटीज, जो एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटीज आइडियोलॉजी थी, वो वाइडली सर्कुलेट हो गई। पहला चीज टर्म था जिस टाइम में लोगों ने चर्च के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट क्वेश्चन मार्क करना स्टार्ट किया। क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन इंडिया बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट कल्चर। प्रिंट कल्चर के अवेलेबल होने से पहले इंडिया में किस तरह के बुक थे। प्रिंट कल्चर के अवेलेबल होने से पहले
इंडिया में जो बुक थे वो मैन्युस्क्रिप्ट थे। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब सॉफ्ट कॉपीज पे या पाम लीफ पे लिखी जाती थी या क्लोथ्स के टुकड़े पे लिखी जाती थी, कभी कभी जानवरों की स्किन पे लिखी जाती थी। ये काफी फ्रेगाइल होते थे, इसको आप इजिली हैंडल नहीं कर सकते। Earlier, the book used to be handwritten either on palm leaves or handmade paper. ये किस चीज पे लिखा जाता था? पाम लीफ पे और हैंडमेड पेपर पे। एक चीज यहाँ पर आप जान लीजिएगा, ये पाम लीफ जो है जम्मू कश्मीर रीजन में बहुत ज्यादा पाई जाती है। इंडिया हैज a ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन। लैंग्वेज कौन सा था? संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में लिखा जाता था, एज वेल एज इन वेरियस वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। तो ये तो संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन उस टाइम में वाइडली यूज होने वाले लैंग्वेज थे। इसके अलावा वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। एग्जाम्पल के लिए पाली, प्राकृत, मैथिली, भोजपुरी, मगही, इन सब लैंग्वेज में। पेजेज वर समटाइम्स ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड। पेजेस जो होते थे अच्छा से डेकोरेट किए रहते थे मैन्युस्क्रिप्ट के। They would either be passed between wooden covers and sewn together to ensure preservation। बोला कि इसको प्रिजर्वेशन करने के लिए या प्रॉपरली रखने से पहले क्या किया जाता था? पार्टिकुलरली इनको बाइंड किया जाता था या वुडन कवर के बीच में रखा जाता था ताकि ये जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं हो। और इस क्वेश्चंस में बहुत बार फ्रेगाइल टर्म यूज हुआ है। तो फ्रेगाइल का मतलब होता है जो इसको आसानी से हम हैंडल न कर सके, उसको हम फ्रेगाइल कहते हैं। ठीक है। What kind of information बोला कि periodical press and newspaper carry in the 18th century। 18th century में periodical press या जो न्यूज़पेपर थे वो किस तरह के इंफॉर्मेशन को कैरी करते थे? देखिए, पीरियोडिकल प्रेस का मतलब क्या होता है? पीरियोडिकल प्रेस का मतलब होता है कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन में जो प्रेस, शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब मंथली, वीकली, ये क्या करते हैं? न्यूज़पेपर या मैगजीन पब्लिश करते हैं। द अर्ली 18th century combining information about current affairs with entertainment। ये जो पीरियोडिकल प्रेस होते थे ये क्या करते थे? करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते थे, करंट अफेयर्स। और इसके साथ साथ इंटर ए किस चीज पे बेस्ड होता था? बहुत सारी इंटरटेनमेंट वाली बुक्स होती थी, उसके टॉपिक इंटरटेनमेंट से रिलेटेड होते थे। क्योंकि वाइडली जो ऑडियंस थी वो इलिटरेट थी, बट इंटरटेनमेंट की चीजों से वो ज्यादा अट्रैक्ट होती थी। न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स कैरिड इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर्स एंड ट्रेड। न्यूज़पेपर होते थे या जो जर्नल्स यानी मैगजीन होते थे वो किस तरह के इंफॉर्मेशन को कैरी करते थे? वॉर्स वाली इंफॉर्मेशन को, इसके साथ साथ ट्रेड वाली इंफॉर्मेशन को। तो इससे जो आपकी ऑडियंस थी वो वाइडली मिलती रही। इट ऑल्सो गेव न्यूज अबाउट द डेवलपमेंट इन अदर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। एक क्या प्रोवाइड किया? इट ऑल्सो गिव न्यूज अबाउट द डेवलपमेंट इन अदर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग प्लेसेस में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, इसके बारे में भी न्यूज पेपर जो थे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। ठीक है। बोले वाई चार्ल्स मेटकाफे कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ द प्रेस इन इंडिया। चार्ल्स मेटकाफे को लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये लिबरल पर्सन थे। लिबरल पर्सन थे, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस पे जो रिस्ट्रिक्शंस था उसको हटा दिया। चार्ल्स मेटकाफे वाज द एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1835। ए गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल का मतलब हेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, 1857 से पहले। He distinguished himself by liberating the press in India and was responsible for removing all the restrictions on the press। प्रेस से जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे इसको इन्होंने क्या किया? हटा दिया। फॉर रिमूविंग ऑल द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस। इसीलिए इनको एक लिबरेटर, एक लिबरल पर्सन, एक काइंड पर्सन, दयालु पर्सन कहा जाता था। क्योंकि एक चीज हम लोग एक चीज और जानते हैं, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग वर्नाकुलर लैंग्वेज में आप कोई भी चीज पब्लिश नहीं कर सकते जिसमें ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज किया जाए। ठीक है। Explain any 5 reasons for bringing in large number of new readers among children, women and workers during the late 19th century। और एक लेट 19th century में जो चिल्ड्रंस थे, वर्कर्स थे या वुमेन थी, उन लोगों के लिए रीडिंग मटेरियल्स क्या होते थे? कम। अब यहाँ देख लीजिए, इसका एक मेन रीजन कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया जिससे लिटरेसी इंक्रीज करेगी। वुमेन बिकेम इंपॉर्टेंट एज रीडर। वुमेन जो है इंपॉर्टेंट रीडर बनी।
Lending libraries became instrumental for educating white-collar workers, artisans, and lower middle class people. हो रहा है कि लेंडिंग लाइब्रेरीज अलग अलग लाइब्रेरी सेटअप हो गई। तो लाइब्रेरी सेटअप होने से क्या फायदा हुआ कि आप रेंट पे बुक पढ़ सकते हैं। उसके लिए बुक को परचेज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जिससे और भी ऑडियंस आपके बढ़ गए। इंस्ट्रूमेंटल फॉर एजुकेटिंग व्हाइट कलर वर्कर्स, आर्टिसंस एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल। पहले जब बुक के प्राइस कम होते थे या हैंड रिटन बुक जब अवेलेबल रहता था, तो उस टाइम में हायर क्लास की बुक को पढ़ते थे, लेकिन अभी लोअर क्लास में बुक को पढ़ रहे थे। Self-educated working nobles were women who defined a new type of strong woman and बोला कि न्यू टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, न्यू टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन का मतलब कि ये अपनी अधिकार, अपने राइट्स या फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी से ज्यादा रिलेट करती थी। ये अपनी अधिकार के लिए मूवमेंट करती थी। बेस्ट नोन नोबलिस्ट वर हु डिफाइंड ए न्यू टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन। और जो नोबलिस्ट होते थे, न्यू टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती थी, उस टाइम में सुंदरी देवी, ताराबाई शिंदे जैसी लेडी, सावित्रीबाई फुले जैसी लेडी को हम रख सकते हैं। ठीक है। हाउ डिड द प्रिंटर्स मैनेज टू अट्रैक्ट द पीपल लार्जली इलिटरेट टुवर्ड्स प्रिंटेड बुक्स। कि द रेट ऑफ लिटरेसी वाज वेरी लो इन यूरोप कंट्रीज टिल द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में यूरोप में लिटरेसी रेट काफी कम था। टू अट्रैक्ट द लिटरेट कॉमन पीपल टुवर्ड्स प्रिंटेड बुक्स, philosophers realized the wider reach to printed works, whereby even those who could not read could certainly enjoy listening to the books being read out। अच्छा, इस टर्म को समझने के लिए एक चीज जान लीजिए। इस टर्म को समझने के लिए आपको एक चीज जानना पड़ेगा कि हम अगर बात करते हैं 18th सेंचुरी की, तो 18th सेंचुरी में फ्रांस में सैलून होते थे। सैलून का मतलब एक प्लेस होता था जहां पे एक पर्सन बैठ जाता था, बैठ करके स्टोरी ये सब सुनाता था, और उसको सुनने के लिए इलिटरेट पर्सन रहते थे। तो जो लोग पढ़ना नहीं जानता है, तो जाहिर सी बात है कि वो सुन सकता है, सुन करके कहानी का मजा ले सकता है। तो इस चीज के लिए कि जो लोग लिटरली लिटरेट नहीं है, वो लोग सुन करके स्टोरी समझते थे, एक पर्सन उसको नैरेट करता था। सो प्रिंटर्स बिगन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेट्स एंड फॉक टेल्स। पॉपुलर बैलेट्स और फॉक टेल्स, जिसमें पुरानी स्टोरीज, ये सब इंटरेस्टिंग स्टोरीज रहती थी जिसको लोग चाव से सुनते थे। सच बुक्स वुड बी प्रोफेशनली इलस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स। इस बुक में पिक्चर्स ये सब भी अट्रैक्ट करके रखा जाता था। पिक्चर ये सब देने से क्या फायदे होंगे? बुक अट्रैक्टिव लगेगा लोगों को, इंटरेस्टिंग स्टोरी लगेगी, लोग उसको आसानी से पढ़ेंगे इंटरेस्टेड होकर के। These were also sung and recited at gathering in village and work in taverns in town। विलेज या अलग अलग जो सेंटर्स होते थे शहर में, वहां पर गैदरिंग होती थी, लोग जुटते थे और जुट करके इस चीजों को पढ़ते थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मान लीजिए कि इलिटरेट पर्सन है, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया गया। तो उसको अट्रैक्ट करने के कुछ सेंटर्स होते थे जहाँ पे लिटरेट पर्सन उस चीज को पढ़ते थे, इलिटरेट पर्सन सुन करके उसको एंजॉय करते थे। Highlight any three innovations which have improved the printing technology from 19th century। कौन कौन से इनोवेशंस था जिसने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को 19th सेंचुरी में अपलिफ्ट कर दिया। अच्छा, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस जिसको जॉन गुटेनबर्ग ने बनाया था। इससे पहले भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी, जैसा कि हम जानते हैं। By the 17th century, urban culture bloomed in China and used the print diversified। It was important to shift from hand printing to mechanical printing। पहले चाइना में हैंड प्रिंटिंग होता था, वही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं। अब क्या होने लगा, मैकेनिकल प्रिंटिंग होने लगा। टू टेक प्लेस, प्रिंट वाज नो लॉन्गर यूज्ड जस्ट बाय द वर्किंग स्कॉलर ऑफिसर्स। मर्चेंट यूज प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ एंड कलेक्ट ट्रेड इंफॉर्मेशन। बोला कि अब स्कूल से रिलेटेड या ऑफिसर्स ही नहीं, मर्चेंट लोग भी अब किस चीज का, प्रिंट का यूज करने लगे। इसका मेन कारण क्या था? मर्चेंट लोग प्रिंट का यूज करने लगे ताकि प्रिंटेड मटेरियल जो आसानी से अवेलेबल हो जाए। ठीक है। In the late 19th century, as Western powers established their working outputs in China, Western printing techniques and mechanical prints were imported। एक चीज और, चाइना, देखिए सबसे पहले जो प्रिंटिंग वाली वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाली आइडियोलॉजी है वो चाइना से यूरोप गया, इटली ये सब में। और जब मैकेनिकल प्रिंटिंग इंप्रूव हो गया तो फिर यूरोप से चाइना आया। ठीक है। और लेजर टाइम में लोग इस बुक ये सब को पढ़ना ज्यादा पसंद करते थे। इसके लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लेजर टाइम में आप उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, कोई बहुत ही हार्ड टॉपिक प्रोवाइड करते हैं।
What made the Englishmen under colonial rule demand a clamp down on the native press after the revolt of 1857? How was it done? कुछ तो बोला है कि याद है please. The English government wanted to suppress the native press because the vernacular newspaper had become assertively nationalist. यहाँ पे वर्नाकुलर जो न्यूज़पेपर थे वो क्या हो रहे थे, नेशनलिस्ट हो रहे थे। किस आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहे थे, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को, यानी कि जो फ्रीडम फाइटिंग कर रहे थे या जो ब्रिटिश को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन आइडियोलॉजी को ये ज्यादा क्या कर रहे थे, इम्प्रूव कर रहे थे। They feared if that their freedom of press is not curtailed, it might encourage the masses of rise against the colonial rule. ये क्या करते थे, इनको लगता था कि इनकी फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं करेगी। तो जो आइडियोलॉजी अपोज करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसको ये सपोर्ट करते थे, उनके थॉट्स उनकी आइडियोलॉजी को प्रिंट करते थे ताकि वो आइडियोलॉजी सर्कुलेट हो सके। इन 1878 द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास, पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं। कब प्रेस एक्ट पास हुआ था? 1878 में। नाम क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, which provided the government with extensive right to censor, report and establishing the vernacular press. वर्नाकुलर प्रेस का मतलब है लोकल लैंग्वेज में प्रिंट होने वाले डिफरेंट मटेरियल्स, प्रिंटिंग मटेरियल्स। दूसरी बात कि इसको क्यों बैन कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये प्रिंट जो थे वो ब्रिटिश आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करते थे, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। ठीक है। Why Martin Luther King was favor in print? Explain three reasons. बोला कि मार्टिन लूथर क्यों प्रिंटिंग को ज्यादा फेवर करते थे, इसका क्या कारण था? मार्टिन लूथर किंग was favor of print and बोला कि spoke out in praise of it because he wrote 95 thesis. पढ़े हम लोग कि इन्होंने 95 thesis लिखा। एक किनको क्रिटिसाइज करते थे? कैथोलिक आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करते थे। किसके सपोर्टर थे? तो प्रोटेस्टेंट्स थे, रोम के जो कैथोलिक चर्च थे उसके आइडियोलॉजी, पोप, बिशप, फादर्स के अगेंस्ट होते। Many of practice and rituals of Roman Catholic Church is unjust. ये unjust था। His ideas were reproduced in print in vast numbers and reached a large section of people. अलग अलग जो सेक्शंस थे लोगों के, उनके बीच में ये आइडिया ज्यादा स्प्रेड होते थे। चर्च की प्रैक्टिसेस से लोग परेशान हो गए थे। अकॉर्डिंग टू हिम प्रिंटिंग वाज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। और मार्टिन लूथर किंग का मानना था कि प्रिंटिंग जो है, प्रिंटिंग प्रेस जो है, वो अल्टीमेट गिफ्ट है। किनका? गॉड का। तो अल्टीमेट गिफ्ट होने के चलते ये मानते थे कि प्रिंटिंग आने से रिफॉर्म हो सकता है। ही प्रोटेस्ट अल्टीमेटली लेड टू द डिवीजन ऑफ चर्च एंड बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। चर्च के आइडियोलॉजी को अपोज की और एक सपोर्ट किसको करते थे? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर को। किंग चर्च की आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करते थे, कैथोलिक चर्च की आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विजुअल कल्चर एंड इट्स रोल इन प्रिंटिंग इन इंडिया? विजुअल कल्चर का क्या रोल था इंडिया के प्रिंटिंग में? देखिए, 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में नया विजुअल कल्चर स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब विजुअल इमेजेस प्रिंट होते थे। विजुअल इमेजेस मतलब जैसे रामायण महाभारत या कोई भी चीज, तो उसमें विजुअल इमेजेस, जैसा कि इस चैप्टर में देखने को मिलता है कि राजा रवि वर्मा जो है एक इंसिडेंट को डिक्लाइन डिस्क्राइब करते हैं जिसमें एक राजा है वो रानी को मना रहे हैं, और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो राजा रवि वर्मा थे। ठीक है। ये क्या करते थे, अपनी प्रिंटिंग में अपनी जो भी आइडियोलॉजीज लिखते थे उसमें प्रिंटिंग मटेरियल्स का ज्यादा यूज करते थे प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू। ठीक है। चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स वर इजिली अवेलेबल। अच्छा, कम प्राइस में चीप कैलेंडर्स और प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल हो गया था। चीप रेट में अवेलेबल होने का मतलब कि वाइडली सर्कुलेट हो रहा था। जैसे पेनी बुक या चेप बुक की जो हम बात किए थे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, कि 2-4 पेज का मैगजीन होता था जिसको हर कोई परचेज कर सकता था, हर किसी के लिए इजिली अवेलेबल था। These prints helped in the developing popular ideas about modernity and traditions, religion, politics and society and culture. अच्छा, इस प्रिंट के आने से क्या हुआ कि बहुत सारे न्यूज पब्लिश हुए, बहुत सारे मैगजीन पब्लिश हुआ, और मैगजीन न्यूज पब्लिश होने से ट्रेडिशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोसाइटीज, इस सब के बारे में हर किसी को पता चला। ठीक है। Evaluate the impact of
प्रिंट टेक्नोलॉजी ऑन द पुअर पीपल इन इंडिया। अच्छा, पुअर पीपल को कैसे फायदा हो? पुअर पीपल को इजिली अवेलेबल होगी चीजें, प्रिंटिंग मटेरियल जो था इजिली अवेलेबल हो गया। ठीक है। पहले क्या होता था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो रिच होते थे या जो डोमिनेट कास्ट होते थे उनको बुक्स ये सब आसानी से मिल जाते थे, और जो पुअर कास्ट होते थे उनको बुक आसानी से नहीं मिलती थी। अच्छा, कास्ट डोमिनेशन की बात करेंगे तो कौन है कास्ट डोमिनेशन में? ज्योतिबा राव फूले, जिन्होंने गुलामगिरी लिखी, कब लिखी थी? 1871 में, जिसमें ये अपलिफ्टमेंट की बात किए थे। किनके अपलिफ्टमेंट की बात किए थे? लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट की बात किए थे। ठीक है। बी आर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर। बी आर अम्बेडकर ने वेस्टर्न इंडिया में मूवमेंट को लीड किया। पी आर ए वी रामास्वामी नायकर जो थे वो साउदर्न इंडिया में मूवमेंट को लीड किए। सारे लोग कास्ट अपलिफ्टमेंट की बात करते थे। बहुत सारे नोट्स ये सब सारे चीज लिखे, बहुत सारे बुक्स इन्होंने पब्लिश किया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के। अब मिल वर्कर इन कानपुर कॉल्ड काशी बाबा रोड द पब्लिश छोटे और बड़े का सवाल। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो रोड छोटे और बड़े का सवाल काशी बाबा लिखे थे। काशी बाबा ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था छोटे और बड़े का सवाल। ठीक है। इन 1932 शो द लिंक्स बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन। कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में इन्होंने बुक लिखा था। बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर सेटअप लाइब्रेरीज। बेंगलोर के जो कॉटन मिल वर्कर्स थे वो क्या किए? लाइब्रेरी सेटअप किए। और पहले भी हम लोग चर्चा की, लाइब्रेरी सेटअप करने से बुक कम प्राइस में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, 5 मार्क्स में आ सकता है आपको, तो अच्छा से इसको कीजिएगा, मैक्सिमम 4 मार्क्स में आएगा। एक चीज है कि जब प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल हो गया 1448 के आसपास, तो 1450 से 1550, मिड 15th सेंचुरी से मिड 16th सेंचुरी के बीच में मल्टीपल कॉपी बुक पब्लिश हुई। स्टार्टिंग स्टेज में काफी स्लो। ठीक है। सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी में मात्र 20 मिलियन पब्लिश हुई, लेकिन यही 16th सेंचुरी में 200 मिलियन हो गया। द शिफ्ट फ्रॉम द प्रिंटिंग मैकेनिकल प्रिंट लेड टू द प्रिंट रिवॉल्यूशन। मैकेनिकल प्रिंट से आप मल्टीपल शिफ्ट कॉपी प्रिंट कर सकते थे, और एक क्या किया, रिवॉल्यूशन लाया प्रिंटिंग मटेरियल्स के रिगार्डिंग। अब जो मासेज ऑफ रीडर्स थे अलग अलग सोसाइटीज में, उनके यहाँ इजिली अवेलेबल हो जाते थे बुक्स, कम प्राइस में अवेलेबल थे, वाइडली सर्कुलेट होते थे। जबकि पहले बुक लिमिटेड होते थे, लिखने में टाइम लगता था, पहले बुक को कॉपी स्क्राइब्स लोग करते थे, जबकि अभी मल्टीपल शिफ्ट में कॉपी प्रिंट हो सकती थी। The printed book at first closely resembled the written manuscript in appearance of the layout। जैसे प्रिंटेड बुक में क्या होता था, मैन्युस्क्रिप्ट को पहले प्रिंट किया गया, मैन्युस्क्रिप्ट वही जो फ्रेगाइल होते थे पाम लीफ पे लिखी जाती थी। द मेटल लेटर बल्कि इनिशिएटेड द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल्स। ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल्स में इसको लिखा जाता था। वहीं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो चाइना में प्रीफर किया किया जाता था। Borders were illuminated by hand with worky foliage and other patterns and illustrate the painted। बॉर्डर्स जो होते थे काफी अच्छा से डेकोरेट किए जाते थे, जिसको कैलीग्राफी कहा गया। ठीक है। हाउ फार इज राइट टू से दैट प्रिंट कल्चर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? कह सकते हैं कि प्रिंट कल्चर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेस में जाएंगे तो एक होता है सोशल कॉज, एक होता है पॉलिटिकल कॉज, एक होता है इकोनॉमिकल कॉज, और जो फोर्थ कॉज है वो है इंटेलेक्चुअल कॉज। इंटेलेक्चुअल कॉज में कुछ फ्रांस के इंटेलेक्चुअल पर्सन की नाम ले लेंगे, रोसियो की, मोंटेस्क्यू की। ये लोग क्या किए, प्रिंटेड मटेरियल्स प्रोवाइड करके रिफॉर्म रिवॉल्यूशंस करते। प्रिंट popularized the idea of enlightened thinkers like वोल्टेयर एंड रोसियो एंड दोज हु रीड बुक्स। अच्छा, ये जो वोल्टेयर और रोसियो थे ये बुक लिखते थे। ठीक है। मोंटेस्क्यू पे थे, इसमें से कुछ राजा के सपोर्ट में लिखते थे, इसमें से कुछ राजा को अपोज करने में लिखते थे। ठीक है। ठीक है। और कि all existing values norms and institutions were there, मतलब कि which were never questions and earlier were revalued through the debates and discussions by the public in print। अच्छा, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में क्या हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशंस में ये जो इंटेलेक्चुअल पर्सन के आने से पहले कोई भी राजा के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में क्वेश्चन नहीं करता था, जबकि इस समय क्या होने लगा, राजा के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में क्वेश्चन होने लगा इन पर्सन के हेल्प से। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं
फ्रेंच रिवॉल्यूशन के होने में जो एक इम्पोर्टेंट रीजन था, वो क्या था? एक इम्पोर्टेंट रीजन था इन इंटेलेक्चुअल पर्सन के कॉलम जो अलग अलग न्यूज़पेपर में लिखते थे। By the 1780s, there was an output of literatures that mocked royalty and criticizing their morality. The existing social order was criticized. Existing social order जो था वो क्रिटिसाइज हो गया, क्योंकि इसमें सारी सुपरियरिटी किसको मिली हुई थी? चर्च से रिलेटेड लोगों को सारी सुपरियरिटी मिली हुई थी। इसमें लोअर क्लास लोगों को कोई सुपरियरिटी नहीं मिली हुई थी, तो इसके चलते अलग अलग प्रॉब्लम हुआ। लोग इस चीज को जानना स्टार्ट कर दिए राजा क्या कर रहे हैं अर्बन रीजन्स में, ये सारे जो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे ये बताना स्टार्ट कर दिए, और यही मेजर प्रॉब्लम क्रिएट किया। और लोग राजा के अगेंस्ट में हो गए, जो मोनार्की थी उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन करने लगे। व्हाट डिड द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर मीन द वुमेन इन 19th सेंचुरी? अच्छा, वुमेन का क्या रोल था प्रिंट कल्चर में? ठीक है, but the liberal female supported the education of women to study and read as believed education and reading would make the women corrupt। अच्छा, एक चीज इसमें बहुत सारी वुमेन जो थी वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही थी, बहुत सारी वुमेन जो थी इसके बहुत सारी वुमेन के अगेंस्ट में जो स्टीरियोटाइप थिंकर्स थे वो बुक लिख रहे थे। This led to the counter reaction as the most oppressed women began to study and read the books and learnt writing secretly। secrecy, लिखना पढ़ना वुमेन जो है वो स्टार्ट कर दी। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लेडी हो गए, जैसे ताराबाई सिंदेर, पंडित रामाबाई रनाडे, ठीक है, ऐसी बहुत सारी लेडी, जो सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए राइट आंदोलन किया, स्ट्रगल की, उसमें बहुत सारा सक्सेस भी गेन किए। Some literate women started to write books and their autobiographies। इन्होंने बुक्स और ऑटोबायोग्राफीज लिखी। The spread of print culture in 19th century, India benefited Indian women through the learning and education। इंडिया में जो वुमेन लोग थी, ये लोग किस चीज पे ज्यादा फोकस की? लर्निंग और एजुकेशन पे। किसके हेल्प से? अपने फादर के हेल्प से या लिबरल हस्बैंड के हेल्प से ये लोग पढ़ना लिखना स्टार्ट की, और इससे बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ। ठीक है, explain the significance of newspaper and journals developed from the early 18th century। क्या इसका रोल था न्यूज़पेपर या जर्नल्स का? वर्क इंग्लिश पीपल ऑफ द इंडियन टू बिगिन टू पब्लिश इंडियन न्यूज़पेपर। इंग्लिश पीपल जो थे वो इंडियन न्यूज़पेपर को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। इसमें से कौन सा न्यूज था? इसमें से एक न्यूज था, ठीक है। जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था उसका नाम था बंगाल गैजेट, तो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था, लेकिन वो इंडियन न्यूज़पेपर था। बाद में इसको गंगाधर भट्टाचार्य इसको पब्लिश किए, ठीक है, लेकिन इसको फर्स्ट टाइम हेल्ड किए थे ब्रिटिशर्स। Printed text and newspaper not only spread new ideas but they also shaped the nature of debate। ये नए आइडियाज ही नहीं इंट्रोड्यूस करते थे, ये डिबेट का भी ऑप्शंस आपको दे देते थे। डिबेट मतलब कि आइडियाज सही है नहीं है, क्यों गलत है, ये सारी चीजें। There were more intense controversies between the social and religious reformer and Hindu orthodoxy। कंट्रोवर्सीज का एक मतलब एक तरह से आपकी आइडियोलॉजी के बेस पे जो डिफरेंसेस थी उसके लिए कंट्रोवर्सीज क्रिएट होने लगा, ऑर्थोडॉक्स हिंदूज के बीच में और रिफॉर्मर्स के बीच में। राजा राममोहन राय पब्लिश सामंत कॉमेडी इन 1921। राजा राममोहन राय ने एक बुक पब्लिश किया 1921 में, सामंत कॉमेडी, और हिंदू ऑर्थोडॉक्स कमीशन जो थे उस समाचार चंद्रिका पब्लिश किए। कौन सा बुक पब्लिश किए? समाचार चंद्रिका पब्लिश किए, ठीक है। इस तरह से अलग अलग बुक पब्लिश करके क्या किया गया, जो कुछ लोग जो थे रिफॉर्म को सपोर्ट करते थे जैसे राजा राममोहन राय, और कुछ हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे, उन्होंने समाचार चंद्रिका रिफॉर्म को गलत बताएंगे, ठीक है, और ये बताएंगे कि रिफॉर्म सही है। तो इस तरह से डिबेट होने लगा आइडियोलॉजी को लेकर के। इस तरह से जो एक चैप्टर है इसका हम लोग वीडियो एक्सप्लेनेशन भी कर चुके हैं, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन था उसको भी कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन आंसर है कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको आंसर राइटिंग किस पैटर्न में करना है उसको आज हम लोग किए, कि हमेशा पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना है। दूसरी बात कि आप अब बोर्ड एग्जाम ज्यादा दिन है नहीं, तो कैसे आप एक बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हो, आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपका हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हम लोग करते हैं, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
उसके लिए आप फ्री है। और डिफरेंट नॉलेज आपको लेना है तो आप हमारे डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स को फॉलो कीजिए जहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेटिव आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप अपने एकेडमी एजुकेशन को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए जहाँ पे हर क्लास का वीडियोस, साथ ही साथ क्विज, क्वेश्चन आंसर, हर चीज अवेलेबल है जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी स्टडी को क्या कीजिए, बेहतरीन बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।